नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। कल है आपका यूनिट 5 कंप्लीट हो गया, ठीक है। यूनिट 5 तक आपका कंप्लीट हो गया है और आज हम शुरू करेंगे यूनिट 6। यूनिट 6 भी आपका 2 क्लास चलेगा, ठीक है। आज हम लोग आधा से ज़्यादा कंप्लीट कर लेंगे और कल एक पॉइंट बचेगा और उसके बाद उसका एक टॉपिक कल कराने के बाद उसका हम क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लेंगे कल। तो कल यूनिट 6 भी आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। और इसका फिर आपको नोट्स और इसका क्वेश्चन आंसर भी आपको मिल जाएगा और करवा भी दिया जाएगा। डेली जो आपकी क्लास हो रही है वो रात में 9 बजे से हो रही है और ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, तो आप इस ग्रुप में हमारे जुड़ सकते हैं। वहाँ पर सभी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। डीएलएड, समान अध्ययन और करेंट अफेयर जो भी आपका सिलेबस है वो आपको मिल जाएगा न्यू सिलेबस के अनुसार, ठीक है। इसमें आपको 351 रुपया चार्ज है। तो जो लोग अगर जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर 351 पे करके आप स्क्रीनशॉट इसी नंबर व्हाट्सएप पर आप भेज दीजिए। वहाँ आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और सभी पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, कैरियर परिवार टेलीग्राम ग्रुप। और क्योंकि यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन मिलते रहता है जहाँ से आपकी तैयारी रिवीजन होती रहेगी, ठीक है दोस्तों। तो कैरियर परिवार हमारा टेलीग्राम ग्रुप है और इसमें जुड़ने का कोई भी चार्ज नहीं है। तो आप टेलीग्राम में जाइएगा और वहाँ पर कैरियर परिवार सर्च कीजिएगा, मेरा आ जाएगा। उसमें लगभग अभी 3000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। देखिए यूनिट 6 में आखिर हमें क्या क्या चीज़ पढ़ना है ना, ये तो पता होनी चाहिए कि आखिर क्या क्या हमको पढ़ना है। यूनिट 6 बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिट है। यहाँ से बहुत सारा प्रश्न आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो क्या क्या हमें पढ़ना है, तो इसमें शिक्षा से संबंधित क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले यहाँ पर पढ़ेंगे दोस्तों जिला स्तरीय संस्थाएं, है ना। जिला स्तरीय कौन कौन सी संस्थाएं हैं, है ना, उसके बारे में, जैसे कि सीआरसी है, बीआरसी के बारे में पढ़ेंगे, डायट के बारे में पढ़ेंगे, पीटीईसी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये होता है जिला स्तरीय संस्थाएं, है ना। ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन जिला स्तरीय संस्थाएं हैं। और राज्य स्तरीय कौन कौन सी संस्थाएं हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि एससीईआरटी के बारे में पढ़ेंगे, बीईपीसी के बारे में पढ़ेंगे, बीएसईबी के बारे में पढ़ेंगे, है ना, और बीएसएसबी के बारे में पढ़ेंगे, और बीएसएमईबी के बारे में, और जो भी इसके अलावे और भी संस्थाएं हैं उसके बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावे आपका यहाँ पर एक और है राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं, है ना। एक जिला स्तर, एक राज्य स्तर और एक राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं, और यही तीनों स्तर से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो राष्ट्रीय स्तर में क्या क्या आ जाएगा आपका, एनसीईआरटी आ जाएगा, सीबीएसई आ जाएगा, और एनआईईपी आ जाएगा, और एनसीटीई आ जाएगा। तो ये सब हो जाएगा आपका राष्ट्रीय स्तर की। तो यही तीनों चीज़ यहाँ पर हमें यूनिट 6 में पढ़ना है। और आज जिला स्तर की और राज्य स्तरीय संस्थाएं यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। और जो आपका केंद्र स्तरीय संस्थाएं हैं यानी कि राष्ट्रीय स्तर की जो संस्थाएं हैं इसको हम अगले क्लास में कंप्लीट कर देंगे। और इसके अलावा जो भी क्वेश्चन आंसर होगा उसको भी कंप्लीट करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। जितने लोग आ गए हैं अपने अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी लोग जुड़ सके, ठीक है। डेली रात में 9 बजे। तो आज हम सबसे पहले शुरू करेंगे निकटवर्ती जिला स्तरीय संस्थाएं, है ना। 3 प्रकार की ये संस्थाएं जो शिक्षा से संबंधित है, एक तो जिला का, एक राज्य का और एक राष्ट्र का। तो सबसे पहले शुरू करेंगे जिला स्तर पर शिक्षा की संरचना। और यहाँ सबसे जो पहला है वो है संकुल संसाधन केंद्र। देखिए संकुल संसाधन केंद्र, इसको मैं थोड़ा सा और भी बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, दिख रहा है, हाँ। तो संकुल संसाधन जो केंद्र है इसी को आप कह सकते हैं क्लस्टर संसाधन केंद्र, ठीक है। क्लस्टर संसाधन केंद्र भी आप इसको कह सकते हैं। और इसको शॉर्ट में सीआरसी कहा जाता है, तो इसका शॉर्ट भी आप याद रखिएगा, ठीक है। देखिए क्लस्टर या फिर संकुल, है ना, क्लस्टर या फिर संकुल 8 से 10 विद्यालयों के समूह को कहा जाता है। किसको कहते हैं, तो 8 से 10 विद्यालयों के समूह को। एक एक लाइन यहाँ पर हम देखते चलेंगे, ठीक है। कह रहा है कि जिसमें संस्थाएं अपने संसाधनों, विशेषज्ञों, सामग्री, अध्यापक सहायक सामग्री आदि का आदान प्रदान करती हैं। सीआरसी संकुल संसाधन केंद्र का तात्पर्य प्राथमिक विद्यालयों के एक समूह के अकादमिक पर्यवेक्षण
अनुसमर्थन तथा उन विद्यालयों में पदस्थापित शिक्षकों के अकादमिक मूल्यांकन, पर्यवेक्षण एवं अनुसमर्थन हेतु स्थापित किया गया केंद्र हो। संकुल का विद्यालय से बाहर रह रहे बच्चों का सर्वेक्षण, उपरांत आयु उपयुक्त कक्षा में प्रवेश कराना तथा आवश्यकता होने पर विशिष्ट प्रशिक्षण की व्यवस्था करना तथा इसकी सूचना संलग्न प्रारूप पर ब्लॉक संसाधन केंद्र तथा जिला परियोजना अधिकारी को भी उपलब्ध करवाना होता है। तो ये है आपका संकुल संसाधन केंद्र। अब है कि संकुल संसाधन केंद्र की क्या भूमिका होती है, इसको देख लीजिए। कह रहा है कि इसके अंतर्गत विद्यालयों का मापदंड उद्देश्य तैयार करते हैं तथा इसमें उपस्थित शिक्षक और शिक्षिकाओं का लेखा जोखा भी रखते हैं और इसको रखते हुए उनकी प्रगति के लिए विभिन्न कार्यशालाओं आदि का आयोजन कराना भी इसका मुख्य भूमिका है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे और भी भूमिका है, जैसे कि यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 भूमिका दिया गया है ना। आप इसको देखिए। कह रहा है कि संकुल संसाधन केंद्रों के समन्वयकों की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करना आदि आवश्यकता हो तो जिला स्तर के अधिकारियों से इससे मदद लेना, और ये सभी आपका काम है। कह रहा है कि गुणवत्ता निगरानी उपकरणों के द्वारा संकुल स्तरों से प्राप्त रिपोर्टों का विश्लेषण करना तथा निर्धारित प्रारूप में अपनी रिपोर्ट जिला स्तर के अधिकारियों तक पहुंचाना। ठीक है। विद्यालय निधि का प्रबंधन व इसका बंटन करना, विद्यालय को चलाने के लिए नियम और क्रियाविधि तैयार करना तथा नए सिलेबस या पाठ्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए व्यवस्था करना। तो ये आपका इसका भूमिका है आपका संकुल संसाधन केंद्र का। इसका मेन कार्य क्या है संकुल संसाधन केंद्र का, तो आपको यहाँ पर दिया गया है इसका महत्वपूर्ण कार्य। कह रहा है कि संकुल संसाधन केंद्र जो है ये शिक्षक सशक्तिकरण के रूप में कार्य करता है, जहाँ शिक्षक विद्यालय में उनके द्वारा प्रयुक्त अनुभवों तथा नवाचार पद्धतियों का आदान प्रदान करते हैं। संकुल संसाधन जो है वो समय समय पर शिक्षकों को प्रशिक्षण देने का कार्य भी करता है, और इसके अलावा भी मुख्य कार्य और भी है। आपको बहुत सारा कार्य यहाँ पर दिया गया, जैसे कि संकुल के अंतर्गत आने वाले सभी विद्यालयों का निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण करना, संकुल के अंतर्गत आने वाले समस्त विद्यालयों के फर्नीचर, उपकरण, लेखन सामग्री का विवरण बनाना। तीसरा है समूह के अंतर्गत अध्यापकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया आरंभ करना, समूह के अंतर्गत आने वाले समस्त अध्यापकों एवं कर्मचारियों का वेतन वितरित करना, संकुल के अंतर्गत आने वाले समूह के छुट्टी पर जाने वाले अध्यापकों की स्थानापन्न की व्यवस्था करना, है ना, विभिन्न शैक्षिक उत्सवों को मनाना, है ना, पाठ्यचर्यात्मक सामग्री का विकास करना। बहुत सारे काम इसके हैं दोस्तों, आप यहाँ पर दिया गया, आप इसको डिटेल से पढ़ लेना है। ठीक है। चलिए, इसका कार्य भी ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है सीआरसी के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे बीआरसी के बारे में आपका। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर कह रहा है कि इस प्रकार हम देखते हैं कि संकुल संसाधन केंद्र ग्रामीण शिक्षकों तथा विद्यार्थियों के एकाकीपन को समाप्त कर देते हैं और उन्हें सभी से मिलने तथा विचारों के आदान प्रदान करने में भी मदद करता है तथा विद्यालय में अनुशासन एवं उत्तरदायित्व की भावना का भी विकास करता है। तो ये इसका मेन कार्य है संकुल संसाधन केंद्र का। और दूसरा जो है आपका वो है आपका राज्य स्तरीय जो शिक्षा संरचना है, उसमें दूसरा है प्रारंभिक शिक्षा की ब्लॉक स्तर पर संगठनात्मक संरचना, यानी कि बीआरसी, है ना। बीआरसी यानी कि ब्लॉक संसाधन केंद्र, है ना। याद रखिएगा, बीआरसी मतलब ब्लॉक संसाधन केंद्र और सीआरसी मतलब क्लस्टर संसाधन केंद्र। ये दोनों से आपको फुल फॉर्म भी यहाँ से पूछ सकता है। ठीक है। कह रहा है कि डायट को शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने तथा जिला स्तर पर शैक्षिक क्रियाकलापों की गति को तीव्र करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। किसको? तो बीआरसी को। बीआरसी की स्थापना इसीलिए किया गया था। ठीक है। किस लिए किया गया था? ताकि डायट की शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने तथा जिला स्तर पर शैक्षिक क्रियाकलापों की गति को तीव्र करने का उत्तरदायित्व किसको सौंपा गया है? तो बीआरसी को सौंपा गया है डायट के द्वारा। ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों अध्यापकों और विद्यालयों को शैक्षिक मार्गदर्शन देना तथा विद्यालय स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। ठीक है। इसका मेन दायित्व है। अब है कि ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक संसाधन केंद्र यानी कि बीआरसी होता है और समष्टि या समूह
यानी कि क्लस्टर स्तर पर न्याय पंचायत संसाधन केंद्र यानी कि NPRC नियमित रूप से शैक्षिक समर्थन प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में और भी दिया हुआ है कि प्रखंड संसाधन केंद्र यानी कि BRC की भूमिका क्या होती है। ब्लॉक में देखते होंगे BRC होता है ना, यानी कि खंड संसाधन केंद्र का संबंध सर्व शिक्षा अभियान के विभिन्न गतिविधियों के आयोजन करने, उनका क्रियान्वयन तथा मॉनिटरिंग करने से होता है और यह शिक्षकों को प्रशिक्षण देता है तथा विभिन्न प्रकार की अध्यापक सामग्री का निर्माण करता है, जैसे कि सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण, शिक्षार्थियों का चयन करना, पाठ्यपुस्तक वितरण, विद्यालयों का अनुश्रवण या फिर श्रेणीकरण, शिक्षकों की व्यवस्था या समायोजन। तो ये सभी कुछ यहाँ पर कार्य आपको दिया गया है BRC के बारे में। BRC के और भी बहुत सारे कार्य हैं, जैसे कि BRC प्राथमिक विद्यालय को पर्याप्त स्थान एवं उपकरण प्रदान करता है, विद्यालयों का निर्धारित तरीके से पर्यवेक्षण करता है, विद्यालयों के क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत करवाता है तथा नए विद्यालय भवनों का निर्माण करता है, अपने क्षेत्र में विद्यालय शिक्षकों छात्रों की अनिवार्य उपस्थिति को लागू करने के लिए उत्तरदायी होता है, अपने क्षेत्र में जहां भी संभव हो बच्चे के लिए मध्याह्न भोजन की भी व्यवस्था करता है, अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी बच्चों को पोशाक एवं वर्दी भी प्रदान करता है BRC, है ना। ये सब इसका महत्वपूर्ण कार्य है। बहुत सारे कार्य यहाँ पर दिया गया है ना। आप यहाँ से पूरा डिटेल्स यहाँ पर आप पढ़िएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं तीसरा जो महत्वपूर्ण है वो है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी कि डायट। तो BRC के बारे में जितना बताया गया था और भी यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट इसका कार्य है उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, आपको इसका PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको एक दो बार रिविज़न जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको पूछ सकता है एग्ज़ाम में BRC के बारे में, CRC के बारे में, डायट के बारे में, है ना। चलिए डाइट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है डाइट, क्योंकि डाइट से हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। फिक्स है कि एक या दो क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर उठाएगा। देखिए सबसे पहले डाइट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हिंदी भी याद रखिएगा और इसका इंग्लिश भी याद रखिएगा, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों आपको पूछ सकता है। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है, तो ये होता है डाइट का फुल फॉर्म, जैसे कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान हिंदी में। कह रहा है कि शिक्षण का महत्वपूर्ण आधार प्रशिक्षण है। प्रशिक्षण शिक्षा को क्या बनाता है, तो प्रभावी बनाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा में नवोन्मेष के दो पहलुओं पर विशेष बल दिया गया था। एक था कि 14 वर्ष की आयु तक के बालक बालिकाओं का सार्वजनिक नामांकन एवं सार्वजनिक ठहराव, तथा दूसरा था कि शिक्षा की गुणवत्ता में ठोस सुधार करना। ठीक है, ये दो महत्वपूर्ण था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। कह रहा है कि शिक्षक प्रशिक्षण एक निरंतर प्रक्रिया है, ठीक है, हमेशा ये चलते रहता है और इसके सेवापूर्ण एवं सेवारत अंग पृथक नहीं किए जा सकते हैं। अतः दूसरे पहलू की क्रियान्विति के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कार्य योजना अंतर्गत प्रत्येक जिला स्तर पर शिक्षण प्रशिक्षण विद्यालय को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी कि डायट का एक अंग स्वीकार कर संस्थान की स्थापना की गई है। अब है कि नई शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक स्तर की शिक्षा के विकास तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के क्रियान्वयन हेतु 1988 में जिला स्तरीय मंडलीय शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई है। अब देखिए यहाँ पर कुछ और भी दिया गया है, इसको आप देख लीजिए। कह रहा है कि इसकी संकल्पना 1986 की नई शिक्षा नीति तथा क्रियान्वयन के अंतर्गत की गई थी। डायट के माध्यम से प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों, औपचारिकेतर तथा प्रौढ़ शिक्षा के कार्यकर्ताओं को उनके शैक्षिक उत्तरदायित्व के प्रति जागरूक करना है। देखिए डायट का संगठन, अब थोड़ा सा हम आगे देख लेते हैं। यहाँ पर डायट का संगठन क्या है। कह रहा है कि डायट का पूरा नाम जो है वो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान है, याद रखना है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। डायट की योजना नई शिक्षा नीति 1986 के क्रियान्वयन की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक जिले में अनिवार्य रूप से डायट खोलने की योजना बनाई गई है ना, नई शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत ही। और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी कि डायट में 8 प्रभाग है। ये क्वेश्चन आपको पूछा भी गया था और मैं इसके बारे में आप लोगों को बताया भी था जब टेस्ट ले रहा था कि इसके टोटल कितने प्रभाग हैं। 8 प्रभाग हैं। और कौन कौन से हैं दोस्तों, ये आपको नाम दिया गया है। ये 8 का नाम याद रखिएगा, यहाँ से छांटने के लिए आपको एग्ज़ाम में दे सकता है। जैसे कि सेवा पूर्व प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण प्रभाग, सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण क्षेत्र, अंतःक्रिया नवाचार समन्वय,
अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, जिला संदर्भ इकाई प्रभाग, या फिर योजना एवं प्रबंध प्रभाग, शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रभाग या कार्यानुभव प्रभाग, और पाठ्यक्रम शिक्षण सामग्री विकास एवं मूल्यांकन प्रशासनिक शाखा प्रभाग। तो ये 8 इसका प्रभाग है दोस्तों, याद रखिएगा। ये 8 में से छांटने के लिए आपको दे सकता है, ठीक है। चलिए, अब जो अगला पॉइंट है वो है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी कि डायट के क्या उद्देश्य हैं। बहुत सारे उद्देश्य हैं इसके, और बहुत सारे जो उद्देश्य हैं आपको नीचे दिए गए हैं। यहाँ पर कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की कार्य योजना में डायट के क्या क्या उद्देश्य थे। तो बहुत सारे उद्देश्य थे, आपको यहाँ पर नीचे दिया गया है। ये उद्देश्य आप देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम चलते हैं आगे। अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के जो 8 विभाग थे, ये कौन कौन से विभाग थे आप यहाँ से देख लीजिए। पहला विभाग था आपका प्रशासनिक शाखा प्रभाग, है ना। इसके बहुत सारे कार्य क्षेत्र हैं, जैसे कि 1, 2, 3 कार्य क्षेत्र आपको यहाँ पर दिया गया है। संस्थान के समस्त क्रियाकलापों की क्रियान्वित हेतु पहल करना, प्रशासन संबंधी गतिविधियों का संचालन करना, संस्थान से संबंध अभिकरणों से सहयोग मार्गदर्शन का आदान प्रदान करना, ठीक है। दूसरा प्रभाग था योजना एवं प्रबंध। तीसरा है पाठ्यक्रम शिक्षण सामग्री विकास एवं मूल्यांकन। चौथा दोस्तों है आपका सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण हेतु शिक्षण प्रशिक्षण क्षेत्र अंतःक्रिया नवाचार समन्वय। चौथा है आपका शैक्षिक प्रौद्योगिकी। छठा है आपका जिला संदर्भ इकाई यानी कि प्रौढ़ अनौपचारिक शिक्षा। और 7वां है सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण। और 8वां है कार्यानुभव। तो ये 8 इसके विभाग हैं डायट के, ये आप याद रखिएगा, यहाँ से आपको छांटने के लिए एग्ज़ाम में दे सकता है। अब हम चलते हैं, कुछ आगे देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान के क्या क्या कार्य हैं, यानी कि डायट के प्रमुख कार्य क्या है ना। फंक्शंस ऑफ डाइट कह रहा है कि जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान के कार्य निम्नलिखित हैं। पहला कार्य है कि औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा के बीच की दूरी घटा करके इसमें एकात्मकता स्थापित करना। दूसरा है कि शाला प्रधानों, स्वयंशासी संस्थाओं और ब्लॉक स्तरीय शिक्षाधिकारियों, ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्य एवं सामुदायिक नेताओं के अभिनवीकरण एवं प्रशिक्षण की भी व्यवस्था करना। शिक्षण अधिगम सामग्री का विकास करना। नवीन प्रविधियों की क्षेत्र के शिक्षकों को जानकारी देना। शोध प्रसार सेवाओं तथा प्रयोग प्रशिक्षणों का आयोजन करना। शिक्षकों अनुदेशकों के लिए एक संसाधन एवं अधिगम केंद्र के रूप में कार्य करते हुए परामर्श देना, है ना। बहुत सारे इसके कार्य है दोस्तों, आपको यहाँ से पढ़ लेना है ना। बहुत सारा यहाँ पर कार्य आपको दिया गया है। हम चलते हैं अब आगे चलते हैं। कह रहा है अगला पॉइंट है कि प्राथमिक शिक्षा एवं महाविद्यालय। देखिए, अब डायट यहाँ पर हम देख लिए कि डायट के कौन कौन से विभाग हैं, डायट के क्या कार्य हैं, और यही 4-5 चीज़ आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, है ना। चाहे डायट हो, चाहे बीआरसी हो, चाहे सीआरसी हो, है ना। इसके बारे में आप ध्यान में रखिएगा, क्या कार्य है, क्या उद्देश्य है, इसकी स्थापना कब हुई थी, है ना। और यही 3-4 चीज़ आपको यहाँ से पूछा जाएगा। अब है आपका नेक्स्ट प्राथमिक शिक्षा महाविद्यालय यानी कि प्राइमरी टीचर एजुकेशन कॉलेज, PTEC। अब ये क्या है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। कह रहा है कि स्वतंत्रता के पूर्व भी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण के लिए शिक्षकों को अलग से प्रशिक्षण दिया जाता रहा है ना। स्वतंत्रता से पहले से भी ये चलते आ रहा है। कह रहा है कि उच्च प्राथमिक यानी कि मिडिल कक्षा उत्तीर्ण व्यक्तियों को इस पाठ्यक्रमों में प्रवेश मिलता था और इन संस्थानों में प्रशिक्षण की अवधि 2 वर्ष थी। स्वतंत्रता प्राप्ति यानी कि 1947 तक भारत में 51 PTEC और 528 नॉर्मल स्कूल थे। कह रहा है कि जिसमें 339 नॉर्मल स्कूल पुरुषों के लिए तथा 189 नॉर्मल स्कूल महिलाओं के लिए होती थी। अब है कि राज्य में अध्यापक शिक्षा को बल प्रदान करने के उद्देश्य से शोध एवं प्रशिक्षण निदेशालय को सुदृढ़ किया गया और इसके अंतर्गत राज्य के प्रत्येक जिले में एक जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान तथा कम से कम प्रत्येक 3 जिलों पर एक अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय तथा राज्य के अनुसूचित जाति एवं अल्पसंख्यक बहुल्य प्रत्येक जिले में एक प्रखंड अध्यापक शिक्षा संस्थान करने का प्रावधान किया गया था।
अब यहाँ पर दिया हुआ है पीटीईसी का मिशन क्या है और इसकी भूमिका क्या है। देखिए पीटीईसी का मिशन क्या है, इसका फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, है ना, प्राइमरी टीचर एजुकेशन कॉलेज, है ना, पीटीईसी का, और इसका हिंदी में हो जाएगा प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय। ठीक है, तो फुल फॉर्म आपसे पीटीईसी का आपको पूछ सकता है। अब है कि इसका मिशन क्या है और इसका भूमिका क्या है। कह रहा है कि पीटीईसी मुख्य उद्देश्य जो है वो आरंभिक शिक्षा के क्षेत्र में ज़मीनी स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों एवं प्रयासों की सफलता हेतु अकादमिक एवं संसाधनों के स्तर पर सहायता प्रदान करना, प्रारंभिक शिक्षा का सर्वव्यापीकरण करना, वयस्क शिक्षा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के उद्देश्यों के संदर्भ में 50 से 30 वर्ष आयु वर्ग के कार्यात्मक साक्षरता। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो है पीटीईसी के प्रमुख कार्य क्या क्या है। तो बहुत सारे इसके कार्य आपको दिया गया है, यहाँ पर आप इसको डिटेल्स यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि है स्थानीय स्तर पर प्राथमिक शिक्षा की ज़रूरतों एवं समस्याओं का सर्वेक्षण करना। दूसरा है कि प्राथमिक शिक्षकों के लिए सेवापूर्ण तथा सेवाकालीन शिक्षा कार्यक्रमों का संचालन करना। इसके अंतर्गत विद्यालयी शिक्षक प्रशिक्षणकर्ता, मुख्य अध्यापक, ब्लॉक एवं संकुल स्तर के शिक्षा अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल है। बहुत सारा इसमें कार्य आपको दिया गया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब चलते हैं आगे आपको कह रहा है कि इस प्रकार हम देखते हैं कि जिला स्तर पर शिक्षा का प्रबंध जिला संसाधन केंद्र यानी कि डीआरसी के माध्यम से पूरे जिले के विद्यालयों को कई प्रकार के संसाधनों को उपलब्ध कराया जाता है। बिल्कुल सही है। और प्रत्येक कह रहा है कि शिक्षाई ब्लॉक स्तर शिक्षा संसाधनों का समूह स्थापित करने का कार्य करता है। चूँकि ये सक्रिय प्रतिभागी होते हैं, अतः डायट के निर्देशों के अनुसार मुख्य अध्यापकों, शिक्षकों, संकुल समवयस्कों, विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों तथा गैर सरकारी संगठनों के साथ विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन भी करवाया जाता है। ब्लॉक संसाधन केंद्र डायट शिक्षकों के बीच समन्वय का एक सेतु का कार्य करता है आपका। अब यहाँ पर दिया हुआ है सीआरसी के बारे में थोड़ा सा कह रहा है कि संकुल संसाधन केंद्र यानी कि सीआरसी को संकुल विशेष के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों के शिक्षकों को प्रत्यक्ष अकादमिक संसाधन सहायता प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था। सीआरसी की स्थापना कह रहा है कि सामान्यतः प्रत्येक संकुल में 10 से लेकर के 15 विद्यालय आता है और इसमें 40 से 50 शिक्षक होता है। तो ये डाटा आप थोड़ा सा यहाँ से ध्यान में रखिएगा। संकुल संसाधन केंद्र इस बारे में भी सूचना उपलब्ध करवाते हैं कि किस हद तक विभागीय कार्यक्रमों को विद्यालयों में लागू किया गया है तथा इन कार्यक्रमों को लागू करने एवं विस्तारित करने में कौन सी बुनियादी एवं व्यवहारिक समस्याएं आती है। ठीक है, सीआरसी कह रहा है कि समय समय पर अपने अंतर्गत आने वाले विद्यालयों के प्रशिक्षण का आयोजन करता है तथा कार्यशाला एवं सेमिनारों का भी आयोजन यहाँ पर किया जाता है। विद्यालयों को किसी भी प्रकार की जानकारी सामान का वितरण संकुल संसाधन केंद्र की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, तो ये अभी आप देख लिए जिला स्तरीय संस्थाएं कुछ जैसे कि सीआरसी के बारे में देखें, बीआरसी के बारे में देखें, डायट के बारे में देखें। तो ये है आपका जिला स्तरीय संस्थाएं, शिक्षण संस्थाएं। ठीक है, अब दोस्तों हम देखेंगे राज्य स्तरीय शिक्षण संस्थाएं कौन कौन सी है। ठीक है, और उसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे कि राज्य स्तरीय हो जाएगा आपका सबसे इम्पॉर्टेंट SCERT है, BSEB है ना, और भी बहुत सारा चीज़ है, उसके बारे में यहाँ पर हम डिटेल से देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। देखिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सभी लोग, है ना, और ये PDF मिल जाएगा, उसके बाद इसको पढ़ लीजिएगा 1-2 बार ज़रूर से ज़रूर, है ना, और इसका क्वेश्चन आंसर भी आप बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो राज्य स्तरीय संस्थाएं दिया गया है कि 1976 से पूर्व शिक्षा का विषय जो था वो संविधान में, देखिए शिक्षा जो है ना अभी समवर्ती सूची में है। ये तो मैंने कल ही आपको बता दिया था कि शिक्षा अभी किस सूची में है, तो समवर्ती सूची में है। और इसको कब जोड़ा गया था, तो 1976 में जोड़ा गया था। 1976 से पहले ये किस सूची में था दोस्तों, तो राज्य सूची में था आपका, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो वही कह रहा है कि 1976 से पूर्व शिक्षा का जो विषय है वो संविधान में 1950 में कुछ शैक्षिक कार्यों को छोड़कर राज्य सूची में रखा गया था इसको। ठीक है, 1950 में जब संविधान बना था तो इसको राज्य सूची में रखा गया था, लेकिन बाद में इसको 1976 में, है ना, संविधान संशोधन करके 42वें संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, और इसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। तो इसी कह रहा है कि परंतु शिक्षा के गिरते स्तर जो है और धीमी गति से चिंतित होकर 1976 में संविधान संशोधन किया गया तथा शिक्षा को समवर्ती सूची में डाल दिया गया दोस्तों, रखा गया। कह रहा है कि फिर भी राज्य सरकारों की शिक्षा के प्रसार और उनकी गुणवत्ता में अहम भूमिका है आपका।
है ना। अब यहाँ पर देखते हैं पहला जो पॉइंट है आपका राज्य स्तरीय शिक्षा संस्थाएं, वो है आपका SCERT, यानी कि राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में। यानी कि स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, है ना, एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग याद रखिएगा, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग SCERT का फुल फॉर्म आपको पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए, कह रहा है कि राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के लिए 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। तो SCERT की स्थापना कब हुई थी, याद रखिएगा, रट लीजिएगा, 1963 में। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। कह रहा है कि इसका उत्तरदायित्व है कि वह शैक्षिक क्षेत्र में परिवर्तन व परिवर्धन के लिए आवश्यक कार्यवाही करे। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि SCERT को बनाया गया है ताकि राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हो सके। इसलिए किसको बनाया गया, इसलिए बनाया गया क्योंकि राज्य में जो शिक्षा है उसमें सुधार किया जा सके। कह रहा है कि परिषद का प्राथमिक उद्देश्य ये होगा उचित अनुसंधान, प्रशिक्षण और विस्तार कार्यक्रमों के माध्यम से सहायता करना। SCERT का पूरा नाम यहाँ पर आप देख लीजिए, याद रखिएगा। कह रहा है कि यह राज्य सरकार की एक स्वायत्त संस्था है। देखिए, स्वायत्त संस्था किसको कहते हैं दोस्तों, स्वायत्त संस्था मतलब कि वैसा संस्था जो अपने दैनिक कार्य में बाहरी हस्तक्षेप से स्वतंत्रता रखता हो, है ना, यानी कि इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है SCERT में, है ना। राज्य सरकार जो भी चाहे SCERT के अंतर्गत उसमें शामिल कर सकती है ना, यानी कि उसको फैसला लेने का अपना हक होता है SCERT के, तो उसी को कहा जाता है स्वायत्त संस्था। ठीक है, तो ये एक जो SCERT क्या है, तो एक स्वायत्त संस्था है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, है ना, जो स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित है। कह रहा है कि जिसमें राज्य के स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करना, पुस्तकों की व्यवस्था करना और शिक्षकों को प्रशिक्षण देना इसमें शामिल होता है आपका। और यह राज्य सरकार को स्कूल शिक्षा से संबंधित नीति आदि मामलों पर भी ये सलाह देता है SCERT। अब है कि कार्यकारी समिति यानी कि SCERT शासकीय निकाय के रूप में कार्य करती है और प्रचलित नियमों, विनियमों, आदेशों के सार दिन प्रतिदिन के मामलों का प्रबंधन करती है ना। तो ये चीज़ आप यहाँ से ध्यान में रखना है। चलिए, अब देखते हैं कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि SCERT जो है वो बिहार सरकार का एक स्वायत्त निकाय है। ये तो स्तरीय है ना, स्टेट है ना, राज्य से संबंधित है ना। तो ये बिहार सरकार का एक स्वायत्त निकाय है। 2 दशकों से अधिक समय से SCERT ने सामान्य रूप से स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से शिक्षक प्रशिक्षणों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब है यहाँ पर जो मेन पॉइंट कि SCERT का मुख्य उद्देश्य क्या है ना। SCERT जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों, हाँ, तो इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि विभिन्न प्रकार के शैक्षिक अनुसंधान आयोजित करके शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देना। दूसरा है कि शिक्षक शिक्षा में सुधार करें। तीसरा है कि शैक्षिक संस्थानों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए शिक्षा पद्धति को अपग्रेड करना। और चौथा है कि शैक्षिक नवाचारों के लिए प्रयास करना। तो इसका ये मुख्य उद्देश्य है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के क्या कार्य है, यानी कि SCERT का मुख्य कार्य क्या है। ठीक है, तो मुख्य कार्य बहुत सारे हैं, जैसे कि पहला दिया हुआ है आपका यूनिसेफ NCERT की अकादमिक और विश्वविद्यालयी शिक्षा और शिक्षकों के गुणात्मक सुधार के लिए अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर काम करने वाले अद्वितीय कार्यों को व्यवस्थित और कार्यान्वित करना। शैक्षिक विद्यालय और शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करना और पाठ्य पुस्तकें तैयार करना। ऐसी सामग्री का निर्माण करना जो शिक्षक प्रशिक्षकों के अनुदेशात्मक उपयोग के लिए हो। ठीक है, तो बहुत सारे इसके कार्य यहाँ पर दिए गए हैं, आप इसको ध्यान से यहाँ से पढ़ लेना है। हम चलते हैं दोस्तों थोड़ा सा अब आगे। ठीक है, तो SCERT के क्या कार्य हैं वो आपको यहाँ से देख लिए। अब है कि SCERT के कौन कौन से विभाग हैं, है ना। SCERT के कौन कौन से विभाग हैं, ये विभाग भी आप याद रखिएगा, है ना। कौन कौन से विभाग हैं दोस्तों, तो यहाँ पर टोटल 12 विभाग हैं। पहला है कि प्रारंभिक बचपन और प्राथमिक शिक्षा विभाग। दूसरा है गैर औपचारिक शिक्षा विभाग। तीसरा है पाठ्यक्रम अनुसंधान और विशेष पाठ्यक्रम नवीनीकरण परियोजनाओं का विभाग।
चौथा है वैज्ञानिक और गणितीय शिक्षा विभाग, पाँचवां है जनसंख्या शिक्षा विभाग, छठा है शिक्षण और सेवा शिक्षा विभाग, सातवां है शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग और आपका सातवां है निरीक्षण और मार्गदर्शन विभाग, आठवां है अनुसंधान विभाग का समन्वय, 10वां है कला और सौंदर्य शिक्षा विभाग, 11 है कमज़ोर वर्गों के लिए प्रौढ़ शिक्षा और शिक्षा विभाग, 12 है प्रकाशन विभाग। तो टोटल 12 विभाग हैं आपका SCERT का, ये आप विभाग को याद रखना है। ठीक है, अगला जो है दोस्तों SCERT के बारे में हम यहाँ पर देख लिए। अब यहाँ पर देखेंगे बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के बारे में। ठीक है, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ये भी एक शिक्षा से संबंधित संस्था है, इसको भी आप याद रखिएगा। बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, है ना, और ये क्या काम है इसका, तो देखते हैं इसके बारे में। कह रहा है कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की इसकी शुरुआत हुई थी 1991 में। बिहार में प्रारंभिक शिक्षा में गुणात्मक एवं मात्रात्मक सुधार के लिए किया गया था। इसकी शुरुआत याद रखिएगा दोस्तों 1991 में हुई थी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की, है ना। और क्यों किया गया था, ताकि जो प्राथमिक शिक्षा है ना, प्रारंभिक जो शिक्षा है उसमें गुणात्मक और मात्रात्मक सुधार लाई जा सके। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद राज्य में बालिकाओं, अल्पसंख्यक समुदाय, समाज के वंचित और दलित एवं पिछड़े वर्गों की सार्वभौमिक शिक्षा पर जोर देती है तथा उनके उन्नयन के लिए ये कार्य करती है। तो इसका कार्य क्या है आप याद रखिएगा, है ना। जो भी राज्य के बालिकाएं हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं, वंचित वर्ग के जो लोग हैं, दलित वर्ग के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, है ना, उनको क्या करना है, शिक्षा पर जोर देना है और उनके उन्नयन के लिए कार्य करना है। अब है कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के उद्देश्य क्या हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिहार एजुकेशन काउंसिल, तो बहुत सारे इसके उद्देश्य हैं, जैसे कि प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के रूप में सार्वजनिक पहुँच, सार्वजनिक नामांकन तथा सार्वजनिक ठहराव, सार्वजनिक उपलब्धि के लिए कार्य करना। दूसरा है बिहार राज्य में निरक्षरता में भारी कमी लाना। तीसरा है बिहार में शिक्षा व्यवस्था में संशोधन लाना। चौथा है शिक्षा व्यवस्था में बदलाव लाकर महिलाओं की समानता और उनके सशक्तिकरण के उद्देश्य को पूरा करना। नेक्स्ट है शैक्षिक प्रयासों में समता एवं सामाजिक न्याय पैदा करना। ठीक है, बहुत सारे इसके उद्देश्य हैं, आप यहाँ से देख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लिए कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, है ना, किसके लिए कार्य करती है और इसका क्या उद्देश्य है। इसमें कुछ और भी दिया गया है, जैसे कि बिहार में यह शिक्षा परियोजना परिषद अपने निरंतर प्रयास में दोस्तों ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए विशेषकर बालिकाओं, है ना, विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं, समाज के वंचित एवं दलित समुदायों के लिए ये कार्य करती है। तो बहुत सारे इसके लिए कार्य चलाया गया है ना, कार्यक्रम चलाया गया है, जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान, है ना, और प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम। तीसरा है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और चौथा है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम और पांचवा है आपका विद्यालय स्वच्छता और स्वस्थ शिक्षा। छठा है हुनर मुस्लिम बालिका सशक्तिकरण कार्यक्रम। तो ये बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए हैं, किसके द्वारा, तो बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा। ठीक है, चलिए, तो ये आप देख लिए। इसके बाद आप पढ़ेंगे जो अगला जो शिक्षण संस्थान है हमारा, वो है BSEB। जी हाँ, BSEB से तो सभी लोग परिचित होंगे, है ना, क्योंकि यहीं से हम लोग मैट्रिक पास किए हैं, अगर बिहार बोर्ड से आप पास किए हैं तो। ठीक है, यहीं से आपके मैट्रिक जो सर्टिफिकेट है उस पर लिखा हुआ होगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना, है ना, यानी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। जी हाँ, देखिए कह रहा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति क्या है, तो एक राज्य स्तरीय संस्था है। ये बिहार की संस्था है, यानी कि राज्य स्तरीय संस्था है, जो राज्य के विद्यालयों को मान्यता प्रदान करती है ना, राज्य में जितने विद्यालय हैं, तथा माध्यमिक स्तर की परीक्षाओं का आयोजन करती है। परीक्षाओं के आधार पर आए नतीजों का क्या करती है, तो प्रमाणित करती है और राज्य में बोर्ड परीक्षाओं का भी आयोजन करती है, तथा साथ ही बिहार के पूरे परीक्षा तंत्र का ये क्या करती है, तो प्रबंधन करती है बिहार बोर्ड, जिसको कहते हैं BSEB, है ना। BSEB जो है वो बिहार सरकार के अधीन एक स्वायत्त संस्था है, जो बिहार के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं की परीक्षाएं संचालित करता है, यानी कि 10वां का और +2 का है ना, इंटर का ये परीक्षाएं संचालित करती है।
यह पटना में स्थित है दोस्तों, तो आपको पता ही है। स्थापना कब हुई थी तो याद रखिएगा 1952 में, है ना, बहुत दिन हो गया, बहुत पुराना है। 1952 में ही इसकी स्थापना हुई थी और वैधानिक रूप से ये सक्रिय है और इसकी स्थापना बिहार अधिनियम 7 की धारा 3 के अंतर्गत हुई थी। तो ये इसको भी आपको ध्यान में रखना है। जितने भी पॉइंट है ये आप नोट कर लीजिएगा, है ना। अब है बीएसईबी के बारे में कि हाँ, एक मिनट, चलिए, हाँ, कहाँ तक देख लिए थे। कह रहा है कि इस संस्था का प्रतीक चिन्ह आप याद रखिएगा ना, प्रतीक भी आपको पूछ सकता है कि आखिर इस संस्था का प्रतीक चिन्ह क्या है ना, बीएसईबी का। तो कह रहा है कि एक इंसान के हाथों में शास्त्र और पीठ पर धनुष बाण के साथ सिद्धांत वाक्य यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये वाक्य भी याद रखिएगा, है ना। और एक इंसान के हाथ में शास्त्र लिए हुए यानी कि बुक लिया हुआ है और पीठ पर धनुष बाण के साथ ये सिद्धांत लिखा हुआ है आपका। कह रहा है कि इसका अर्थ क्या है दोस्तों। कह रहा है कि संस्था द्वारा ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण किया जाए जो शारीरिक रूप से सुगठित और मानसिक रूप से ज्ञानी हो, बल के साथ ज्ञान के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे, इसका ये अर्थ हुआ। तो इसका अर्थ भी याद रखिएगा, ध्यान में रखना है। अब है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति राज्य में सभी परीक्षाओं के संचालन का कार्य करती है, याद रखना है। एक अगला पॉइंट है कि बीएसईबी के कार्य क्या है और इसकी जिम्मेदारी क्या है ना। बहुत सारे कार्य हैं और बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, तो इसका जिम्मेदारी देख लेते हैं। कह रहा है कि पहले इस समिति का कार्य था 10वीं कक्षा की परीक्षा लेना। पहला इसका कार्य क्या था, पहले 10वें तक ये परीक्षा लेता था, लेकिन अप्रैल 2007 में बिहार इंटरमीडिएट परिषद को भंग करके 12वीं कक्षा की परीक्षाओं की जिम्मेदारी भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को सौंप दिया गया, है ना। 2007 से पहले मतलब कि सिर्फ ये 10वां तक लेता था, लेकिन 2007 के बाद ये +2 का भी ये मतलब कि अपने ऊपर दायित्व ले लिया दोस्तों। अब है कि इसके अतिरिक्त समिति प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा एवं शारीरिक शिक्षण प्रशिक्षण परीक्षा भी आयोजित करती है। चलिए आप देख लेते हैं, इसके बहुत सारे कार्य हैं, जैसे कि परीक्षाओं के लिए स्वच्छ शैक्षिक वातावरण का निर्माण करना, कक्षावार एवं तनाव मुक्त परीक्षा संचालन के लिए आवश्यक उपाय करना, विभिन्न शैक्षिक विषयों पर विषय विशेषज्ञों की कार्यशाला का आयोजन करना, पाठ्यक्रम समिति का गठन करना, बहुत सारे कार्य हैं। आप यहाँ से डिटेल्स यहाँ पर आप पढ़ लेना है ना। लगभग यहाँ पर आपको 16 यहाँ पर कार्य दिए गए हैं। चलिए, तो बीएसईबी के बारे में बहुत सारा चीज़ हम यहाँ पर जान लिए, क्योंकि बीएसईबी के बारे में आपको पूछ सकता है, इसका कार्य क्या है, जिम्मेदारी क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये कौन कौन से एग्ज़ाम लेता है ना, ये कहाँ पर स्थापना है, इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, बहुत सारा चीज़ आप यहाँ पर देख लिए। अगला जो पॉइंट है वो है आपका बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड। जी हाँ, ये भी एक शिक्षण संस्था है आपका, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड यानी कि BSSB, है ना, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड। कह रहा है दोस्तों, इसके बारे में भी थोड़ा सा आप जान लीजिए, है ना, क्योंकि थोड़ा बहुत इसके बारे में भी आपको एग्ज़ाम में पूछ सकता है। बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड का गठन जो हुआ था वो बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड अधिनियम 1981 के अंतर्गत हुआ था। तो ये आप याद रखिएगा, इसका गठन कब हुआ, तो अधिनियम 1981 के अंतर्गत किया गया था। बिहार राज्य में मध्यमा स्तर की संस्कृत शिक्षा के विकास और उनकी बेहतर देख रेख के निमित्त यह एक स्वायत्त बोर्ड है, जिसका मुख्यालय कहाँ है, तो पटना है, याद रखिएगा। मुख्यालय पूछ सकता है। इसका भूमिका और कार्य आपको दिया गया है BSSB का, यानी कि बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड का। कह रहा है कि जैसे मध्यमा स्तर तक की संस्कृत शिक्षा से संबंधित सभी मामलों पर राज्य सरकार को परामर्श देना। दूसरा कार्य है कि मध्यमा स्तर तक संस्कृत शिक्षा के निदेशक पर्यवेक्षण नियंत्रण की शक्ति फल के रूप में प्राप्त है। तीसरा है राज्य में संस्कृत शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, संस्कृत विषय के प्रति छात्रों में रुचि उत्पन्न करना और संस्कृत के अध्ययन के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करना, संस्कृत की मध्यमा परीक्षा का आयोजन, मूल्यांकन एवं परीक्षा फल प्रकाशन करना। बहुत सारे और भी यहाँ पर कार्य दिए गए हैं। ठीक है, तो ये एक था आपका शिक्षण संस्थान। अब हम देखते हैं अगला जो शिक्षण आपका संस्था है वो है बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड। ठीक है, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, और यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है जरूर, 1 या 2 प्रश्न। ठीक है, मदरसा बोर्ड से, है ना। तो BSMEB, है ना, फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड, यानी कि बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड। ठीक है,
चलिए इसके बारे में क्या कहा जा रहा है। कह रहा है कि बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड पहले दो अलग अलग प्रभागों में था दोस्तों, है ना। पहले ये दो प्रभाग में था, लेकिन अब दोनों को एक कर दिया गया। कह रहा है कि पहला प्रभाग क्या था, तो परीक्षा से संबंधित कार्य के लिए था, बिहार मदरसा परीक्षा समिति के नाम से था। और दूसरा प्रभाग था आपका प्रशासी प्रबंधन कार्यालय, जो पूर्णतः राज्य सरकार के अधीनस्थ सहायक निदेशक इस्लामिक शिक्षा के नाम से जाना जाता था। लेकिन वर्ष 1979 में, याद रखिएगा ये डेट, है ना, पूछ सकता है, वर्ष 1979 में राज्य सरकार ने दोनों कार्यालयों को विघटित करके एक बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 1981 के द्वारा स्वायत्तता प्रदान करते हुए वर्तमान बिहार राज्य मदरसा बोर्ड की स्थापना की गई, है ना। तो 1979 में इसको क्या कर दिया गया, एक कर दिया गया, और अधिनियम 1981 के अंतर्गत, ठीक है। कह रहा है कि तब से यह कार्यालय यानी कि संस्था इसी नाम से जाना जाता है। किस नाम से, तो बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के नाम से, है ना। इसका जो संस्था जो कार्यालय का मुख्य कार्य क्षेत्र पूरा बिहार है ना, पूरा बिहार के लिए कार्य करता है। और इसका कार्य क्षेत्र बिहार राज्य में उपस्थित स्वीकृत एवं अनुदानित वर्ग वस्तानिया से फाजिल स्तर की निर्धारित शर्तों के अनुसार स्वीकृति एवं स्तरोन्नयन प्रदान करता है दोस्तों। इसको आप यहाँ से डिटेल से पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर आपको बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है मदरसा के बारे में। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे कि एक चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोट कर लीजिएगा। बिहार राज्य जो है मदरसा शिक्षा बोर्ड को वार्षिक 1.3 करोड़ राज्य सरकार के द्वारा अनुदान प्रदान किया जाता है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, प्रति वार्षिक दिया जाता है, यानी कि साल में 1.3 करोड़ दिया जाता है। इसके अलावा कह रहा है कि इसके अतिरिक्त मदरसा बोर्ड के स्थापना मद में राज्य सरकार के द्वारा 25 लाख वार्षिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दोस्तों, इसका जो है मदरसा बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड है, इसका कार्य क्या है ना, क्योंकि कार्य आपको पता होना चाहिए और कार्य से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये कार्य आप ज़रूर से ज़रूर पढ़िएगा। जैसे कि पहला है कि मदरसों की परीक्षाओं का संचालन करना, दूसरा है कि राज्य में राज्य सरकार की मदद से नए मदरसों की स्थापना करना तथा उनका स्तरोन्नयन करना, तीसरा है मदरसों में मानकानुसार शिक्षकों की नियुक्ति का अनुमोदन करना, चौथा है छात्रों को विभिन्न स्तर पर पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रमों का निर्माण करना, और पांचवा है वस्तानिया, फौकानिया तथा एवं मौलवी की परीक्षा बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा ही संचालित की जाती है। छठा है दोस्तों बिहार राज्य में इस्लामिक शिक्षा के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास करना, और सातवां है मदरसों से संबंधित परीक्षाओं का आयोजन कर उसका परिणाम घोषित करना। बहुत सारे कार्य यहाँ पर दिए गए हैं दोस्तों, आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। अब हम जो चलते हैं बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड बी बॉस। चलिए देखिए बी बॉस क्या है, तो बी बॉस BBOSE यानी कि बी बॉस इसको आप बोल सकते हैं। देखिए बहुत सारे बच्चे जो हैं ना, जैसे कि मैट्रिक इंटर नहीं कर पाए, है ना, तो वो मतलब कि जैसे आप डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से आप मैट्रिक कर सकते हैं, इंटर कर सकते हैं, और आपको सेम मतलब कि मान्यता दिया जाएगा जैसे आप बिहार बोर्ड से करते हो या फिर CBSE से करते हो, ICSE बोर्ड से करते हो, तो वही है बी बॉस। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से आप जान लीजिएगा बी बॉस क्या है दोस्तों, है ना। चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। कह रहा है कि राज्य में व्यापक शैक्षिक सुधार एवं प्रगति के बावजूद भी काफ़ी संख्या में बालक बालिकाओं एवं वयस्कों को कतिपय सामाजिक, आर्थिक एवं भौगोलिक कारणों से विद्यालयी शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए दूरस्थ एवं मुक्त विद्यालयी शिक्षण प्रणाली के अंतर्गत बिहार में पहली बार स्वायत्तशासी संस्था के रूप में बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड की स्थापना सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 21 1860 के अंतर्गत पंजीकरण संख्या 2074 दिनांक 18/2/11 को की गई थी। याद रखिएगा इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 18 फरवरी 2011 को किया गया था। और रजिस्ट्रेशन एक्ट भी आप ध्यान में रख सकते हैं, है ना, यानी कि बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, ठीक है, ये है आपका मुक्त विश्वविद्यालय, मतलब कि विद्यालय है मुक्त विद्यालय, यानी कि ओपन आप कर सकते हैं, है ना, और जहाँ से कोई भी आपको मैट्रिक इंटर कर सकता है। कह रहा है कि यह परीक्षा बोर्ड औपचारिक विद्यालय शिक्षा प्रणाली के समतुल्य, है ना,
विद्यालय स्तर की शिक्षा प्रदान करेगा और इसके द्वारा निर्गत 10वीं और 12वीं का प्रमाण पत्र अन्य औपचारिक शिक्षा बोर्डों जैसे कि केंद्रीय शिक्षा बोर्ड यानी कि जो सीबीएसई होता है, भारतीय विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षद आईसीएसई है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना बीएसईबी है, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान एनआईओएस है एवं अन्य बोर्डों के ये समतुल्य होगा। यानी कि जो बी बॉस से मैट्रिक इंटर का जो डिग्री लेगा उसका मतलब कि ये सभी से मान्यता बराबर होगा दोस्तों। ठीक है, तो आप अगर जो बच्चे नहीं कर पाए हैं तो बी बॉस से भी मैट्रिक कर सकते हैं, इंटर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कह रहा है कि सूचना एवं संचार एवं प्रौद्योगिकी उन्नति को विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच की दूरी कम हुई है और शिक्षा की प्रक्रिया में सुविधाओं और अंतःक्रियात्मक बनाने की संभावनाएं बढ़ी है आपका। ठीक है, कह रहा है कि परिणाम स्वरूप मुक्त शिक्षा प्रणाली विश्व भर में निरंतर प्रगति कर रही है। सन 2011 में शिक्षा विभाग ने संस्था का नाम बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं प्रशिक्षण बोर्ड बी बॉस नाम दिया गया था। 2011 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। स्थापना याद रखिएगा 18 फरवरी 2011 को। ठीक है, अब है कि बी बॉस का मिशन औपचारिक शिक्षा प्रणाली के एक विकल्प के रूप में मुक्त शिक्षा प्रणाली द्वारा प्राथमिकता प्राप्त समूहों को विद्यालय स्तर पर पूर्व स्नातक स्तर तक प्रासंगिक सतत शिक्षा प्रदान करना है ना। कहाँ तक? तो स्नातक स्तर तक ये करवाता है आपका। नेक्स्ट है कि बी बॉस जो है ये बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, इसका उद्देश्य क्या है ना। उद्देश्य आप याद रखिएगा, इसका मुख्य उद्देश्य ही आपको एग्जाम में पूछ सकता है। तो उद्देश्य ये है कि सामान्य व्यावसायिक एवं सतत शिक्षा के विकास के लिए पाठ्यक्रम प्रस्तावित करना जो स्नातक स्तर के नीचे सर्टिफिकेट डिप्लोमा के स्तर तक प्रमाण पत्र दे सके। दूसरा है कि मुक्त विद्यालय शिक्षा एवं मुक्त शिक्षण के क्षेत्र में शोध एवं नवाचार का प्रयोग करना एवं प्रमाणिक नवाचार गतिविधियों को बिहार में प्रसारित करना। तीसरा है छात्रों के पंजीकरण करना। चौथा है परीक्षा में बैठने, पात्रता एवं उपस्थिति परीक्षा का संचालन करना। और पांचवा है क्रेडिट ट्रांसफ़र एवं प्रमाण पत्र देने का कार्य करने के लिए अनुकूल एवं आवश्यक नियमों एवं शर्तों का निर्धारण करना। ठीक है, तो ये हो गया इसका उद्देश्य और इसके कुछ कुछ विशेषताएं दिया गया है दोस्तों। तो ये विशेषताएं भी आप यहाँ से ध्यान में रखिएगा, है ना। बहुत सारी विशेषताएं हैं जैसे कि व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम, है ना, और इसके अलावा है आपका विशेष योजनाएं, है ना, बहुत सारी विशेष योजनाएं हैं। और तीसरा है आपका दोस्तों कि विद्यार्थी सहायता सेवाएं। ठीक है, तो ये आपका बी बॉस के बारे में यहाँ पर आपको दिया गया है। तो यहाँ से आप याद रखिएगा ये राज्य स्तरीय संस्थाएं थी। अभी राज्य स्तरीय संस्थाएं आप देखें, राज्य स्तरीय संस्थाएं में आप क्या क्या देखें यहाँ पर। तो राज्य स्तरीय संस्थाएं में आप देखिए बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड आप देख लिए, है ना। और उसके अलावे आप देखिए बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड देखे। इसके अलावे बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड आप देखे। इसके अलावे आप और क्या देखें तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि बीएसईबी के बारे में आप देखें, है ना। उसके अलावे आप देखिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के बारे में, है ना, SCERT के बारे में। तो ये सभी था आपका राज्य स्तरीय शिक्षण संस्थाएं। अब है आपका राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं, है ना। तो ये जो राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं हैं इसको हम कल कंप्लीट कर देंगे। और आपका जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय तीनों स्तरीय से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपको यहाँ पर करवाया जाएगा, है ना। और जो आपको यहाँ पर बताया गया है महत्वपूर्ण जो सवाल प्रश्न उसको आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ से प्रश्न आपको पूछ सकता है। तो आज दोस्तों इतना ही रहने देते हैं और फिर अगले क्लास में हम इसको पूरा करवा दिए देंगे और इसका आंसर भी आपको नीचे दे दिया गया है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, है ना। फिर हम मिलेंगे अगले क्लास में। और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप हमारे ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप मैसेज करके जुड़ सकते हैं। इसमें मात्र 351 चार्ज लगेगा आपको, है ना। 351 पेमेंट करके आपको भेजना होगा। ठीक है, कैसे आपको जुड़ना है दोस्तों तो गूगल पे, फ़ोन पे या फिर पेटीएम के माध्यम से ये जो ऊपर वाला नंबर है इस पर आप पेमेंट करके हमसे जुड़ सकते हैं और उसके बाद आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, है ना। और सभी PDF नोट्स जो भी है आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए हमारा YouTube चैनल कैरियर परिवार इसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जो भी अपडेट होगा प्रधान शिक्षक से संबंधित तो वो आपको अपडेट दिया जाएगा। सीटेट की भी क्लास चलती है तो सीटेट के जो भी लोग अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पर
है ना, उसके बाद आपको इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो आज डीएलएड यूनिट 6 का पार्ट 1 यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया और पार्ट 2 और यूनिट 6 कल आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम यूनिट 7 शुरू करेंगे आपका। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं और फिर मिलते हैं कल दोस्तों इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद।